वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज मेनली यूपीपीएससी पीसीएस के नेचर लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, दूसरे स्टेट के स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 38वें राष्ट्रीय खेल यानी 38 नेशनल गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्रिंटिंग मिस्टेक। कौन सा राज्य करेगा? राज्य ओलंपिक थोड़ी है। कौन सा राज्य करेगा? ये तो 38 हैं जो 2025 में होंगे। करेगा उत्तराखंड। ठीक है। अगर 37वां पूछ ले, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य ने किया था, कहाँ संपन्न हुए? तो गोवा में संपन्न हुए थे। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होंगे ये 38वें राष्ट्रीय खेल। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया गया था। तो प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है, ज़्यादा पूछने की संभावना यहाँ से अगर प्रश्न बना तो, वरना उत्तराखंड का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस उपन्यास या कविता संग्रह को दिया गया है? चांदपुर की चंदा, बारिश मेरा घर है, थरथराहट या स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी? कुछ भी पूछा जा सकता है, व्यक्ति का नाम, लेखक का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, उस उपन्यास या कविता संग्रह का नाम पूछा जा सकता है। किसको मिला है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गौरव पांडे के कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एम वेंकैया नायडू, अब्दुल कलाम, एम हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम वेंकैया नायडू से संबंधित 3 पुस्तकों का विमोचन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन की गई पुस्तकों में शामिल है, एक तो इनकी जीवनी ही है, पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी, उसका नाम है वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस। दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू इज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरी किताब का नाम है, जो संजय किशोर द्वारा लिखित है, तेलुगु में सचित्र जीवनी, महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का कौन सा शहर सबसे रहने योग्य शहर की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? लंदन, वियना, सिडनी, न्यूयॉर्क। विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है ऑस्ट्रिया का वियना, यानी यह है एक यूरोपियन महाद्वीप का शहर। तो भी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, ये पूछ ले तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणियों में रैंकिंग देता है। उस शहर की स्थिरता कैसी है, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, संस्कृति और पर्यावरण वहाँ का, शिक्षा कैसी है, बुनियादी ढांचा। इस इंडेक्स में वियना ने हासिल किया है 98.4 का स्कोर, जो कि टॉप है एकदम।
बाकी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शामिल होने वाले कुछ और शहरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और सिडनी भी है इसमें, जापान का ओसाका है, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है और ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसमें शामिल है। इन सबके ऊपर है सबसे अच्छा स्कोर जिसका होगा वियना का। दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का ढाका शामिल है, इनका स्कोर बहुत खराब होगा। बाकी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, अलग से प्रश्न इसमें बन सकता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग अधिक होती है, अर्थात वहाँ के लोग अधिक भूखे होते हैं। कौन सा सही है इसमें? देखिए पहला वाला तो सही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 देशों में भारत का स्थान है 105वें स्थान पर, बहुत खराब स्थिति है। दूसरा वाला गलत है। गलत क्यों है? इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI स्कोर कम होगा ना, कम, तो उनकी रैंकिंग भी कम होगी, यानी वहाँ के लोग कम भूखे हैं, कम। स्कोर जितना बढ़ता जाएगा रैंकिंग उतनी खराब होती जाएगी, यानी लोग अधिक भूखे हैं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला यहाँ पर सही है। पूछा क्या, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा? सही पूछा है ना, केवल एक होगा भाई यहाँ पर, ठीक है, केवल पहला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। गलत पूछा होता तो दूसरा गलत हो जाता। चलिए, तो हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। वर्ष 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर है 27.3, 27.3 स्कोर है। तो इसका जो वो बना, रैंक बनी, वो 105वीं बनी 127 देशों में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक हिंदी में बोलेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जाने तो यह देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है, और इसकी सूची प्रत्येक वर्ष कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प, जो कि एक जर्मनी की संस्था है या NGO है, वो तैयार करते हैं। इस पर भी प्रश्न बनता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन तैयार करता है? तो संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प है। देखिए, यह विश्व भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद तैयार किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वो कौन कौन से हैं 4 पैमाने? अल्प पोषण उस देश का, शिशु मृत्यु दर उस देश की, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। इस इंडेक्स में जिन देशों का GHI स्कोर कम होता है उनकी रैंकिंग भी कम होती है, यानी वहाँ के लोग कम भूखे होंगे। स्कोर पर 0, स्केल पर अगर 0 स्कोर है तो सबसे अच्छा है वो, ठीक है। वहीं 100 अगर हो गया तो सबसे खराब है। जैसे भारत की स्थिति ये थी, गंभीर स्थिति में, ठीक है। 10 से 19 होता तो मध्यम स्थिति, 9.9 से कम होता तो कम, 0 हो जाएगा तो सबसे अच्छा, 35 से 49.9 सबसे खतरनाक, 50 के ऊपर अत्यंत खतरनाक, ठीक है। मतलब दाना देखने नहीं मिल रहा चावल का वहाँ खाने का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक हासिल करने वाले राज्य का नाम बता दीजिए जो टॉप पर था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ और सबसे ज़्यादा पदक जीते महाराष्ट्र ने, हरियाणा तीसरे पर रहा इसमें। तो 26 से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक जीता, 59 रजत पदक जीता, 69 कांस्य पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। इसके साथ कुल पदक कितने जीता? 228 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। 2024 के तो पेरिस में संपन्न हो गए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? USA में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो सकता है केवल लॉस एंजल्स, डी है इसका आंसर। 2024 के पेरिस ओलंपिक पेरिस में संपन्न हुए, यानी फ्रांस में। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे वर्ष 2018 में। 4 साल में एक बार होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यूपीएससी से एक परीक्षा होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, यूपीएससी सीएपीएफ। पिछले 5-6 साल में बहुत बार पूछा जाता था, प्रश्न हर साल ही होता था। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ संपन्न हुई, कहाँ संपन्न हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई है जनवरी 2023 में। अगली भी जनवरी में होगी, जनवरी 2024 में हुई है, अगली होगी 25 में। देखिए वर्ष 2023 में, 23 का ही है, ठीक है। वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 16 से 20 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। इस बैठक की थीम क्या थी? खंडित विश्व में सहयोग, यानी कॉपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। तो 23 की है, 23 का याद रखिए। और विश्व आर्थिक मंच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने की थी 24 जनवरी 1971 को। और इसका मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, विश्व आर्थिक मंच का, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ये 23 वाली है, 23 की स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। शुक्र ग्रह से संबंधित, यानी वीनस ग्रह से संबंधित जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह नासा का शुक्र ग्रह मिशन है। इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा जो वहां से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा। कौन सा इसमें सही है? पहली बात तो वीनस ऑर्बिटर मिशन किससे संबंधित है? तो वीनस शुक्र को बोलते हैं। तो अगर एक भी सी बनाकर पूछ ले तो करेक्ट कर ही लोगे शुक्र। देखिए वीनस ऑर्बिटर मिशन है भारत का, इसरो का, नासा का नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट। इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, बल्कि इस ग्रह के तहत, इस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा जो शुक्र ग्रह के ऑर्बिट में जाएगा, उसकी कक्षा में जाएगा, उतरेगा नहीं अभी। पहले ऑर्बिट में जाने में तो सफल हो जाए, वहां से वो वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा। तो गलत करना पड़ेगा हमको दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, कोई भी सही नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। पहली बात तो वीनस ऑर्बिटर मिशन भारत का है और ये उसकी कक्षा में जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजने जा रहा है और इसरो का यह मिशन है। मिशन का नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन के तहत इसरो शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाला एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। यह यान शुक्र ग्रह की सतह पर नहीं उतरेगा, यानी लैंडिंग नहीं करेगा, ठीक है, वहां से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करेगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हो गए गलत, ठीक है। पहला तो यही प्रयास है ना भारत का कि उसकी कक्षा में तो पहुंचो, कम से कम कक्षा में पहुंच गए, उसके बाद प्रयास करेंगे वहां उतरने का। और वो उतरने में सॉफ्ट लैंडिंग होगी या हार्ड लैंडिंग होगी या लैंडिंग विफल हो जाएगी, वो बात की बात है। ठीक है, मंगल की कक्षा में तो जा चुका है भारत, मंगलयान, लेकिन लैंडिंग अगला कब जाएगा वो पता नहीं। बाकी यहाँ पर देखिए शुक्र ग्रह पर अब तक कई मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि मैरिनर 1 भेजा गया, अमेरिका का मिशन है ये असफल रहा था। मैरिनर 2 भेजा फिर अमेरिका ने, ये कामयाब हो गया था और सॉफ्ट लैंडिंग भी की थी, इसने उतरा था वहाँ पर। स्पुतनिक 7 है, रूस ने भेजा था, पहला मिशन भेजा था। फिर वेरेना 4 है रूस का ही, ठीक है, 1967 में भेजा गया था, पहली बार में कामयाब रहा था ये, ठीक है। ये गया कक्षा में, इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। वेनेरा 7 है, सोवियत संघ अंतरिक्ष यान वेनेरा 7 15 दिसंबर 1970 को किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था, ठीक है। तो अमेरिका और रूस के जो हैं अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के लिए सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, ठीक है। वेनेरा 7 है जो वहाँ पर उतरा था। बाकी स्पुतनिक 7 और ये वेनेरा 4 ये थे उसकी कक्षा में जाने वाले, ठीक है। स्पुतनिक 7 कक्षा में गया, वेनेरा 4 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी, असफल रहा, ठीक है। नहीं, ये भी कक्षा में गया और ये जो है इसने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, वेनेरा 7 ने, और सफल रहा।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के गगनयान मिशन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में, कौन सा सॉफ्ट लैंडिंग की नहीं की। ठीक है, इतना याद रखिएगा, अमेरिका और रूस उतर चुके हैं शुक्र ग्रह पर। तो गगनयान के संबंध में कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान करने वाला भारत का पहला मिशन है और इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। इस मिशन की लॉन्चिंग वर्ष 2024 के आखिरी या 2025 तक होने की उम्मीद है। आखिर या 2025 तक होने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत डिले हो रहा है गगनयान मिशन कई वर्षों से। बिल्कुल चौथा वाला सही है यहाँ पर। अब इस साल के आखिर में 25 तक होने की इसकी उम्मीद है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान बनने वाला भारत का पहला मिशन है, ये भी ठीक है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इस नंबर पर भी प्रश्न बना सकते हैं, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 10 जाएंगे, तो 4 जाएंगे। पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और वहां से उनको सीधे वापस लाया जाएगा पृथ्वी पर, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। गलत है ये वाला, सी वाला स्टेटमेंट, और यही आंसर हो जाएगा, सी है इसका आंसर। तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, उस टॉपिक को तैयार रखिए, बाकी एग्जामिनर का मन कैसे सोचे वो। देखिए, भारत का गगनयान मिशन अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान भरने वाला भारत का पहला मिशन है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लाया जाएगा। इस मिशन की लॉन्चिंग वर्ष 2024 के आखिर में या 2025 तक होने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? एक तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, काउंट करते चलो, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, बड़े बड़े देश हैं ये। यूनाइटेड किंगडम हो गया, 4 हो गए। भारत भी तो है परमाणु संपन्न देश, भारत का पड़ोसी भी परमाणु संपन्न है, मतलब परमाणु हथियार है उसके पास, संपन्न तो नहीं है। 6 हो गए। इजराइल की भी उम्मीदें हो गई, उस पर भी बताए जा रहे हैं, 7 हो गए। 8वां हो गया उत्तरी कोरिया। ठीक है, और एक और रह गया, 9 है टोटल। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, और वो है फ्रांस। तो दुनिया में विश्व में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। रूस, अमेरिका, सबसे ज़्यादा तो इन दोनों देशों के पास हैं मिलाकर। चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तरी कोरिया। ये तो छुपा कर करते ही रहता है, अमेरिका को डराता ही रहता है। देखिए, रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% से ज़्यादा है। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, वहीं भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर देश है। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। थोड़ा सा और एडिशन ले लें इसमें और जाने, तो भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज़ की परमाणु नीति घोषित की थी। इसका मतलब है कि भारत कभी भी एटॉमिक हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, जब दूसरा उसके ऊपर छोड़ देगा तब वो छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। परमाणु हथियारों से संबंधित रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? यूनिसेफ, विश्व आर्थिक मंच, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में सिपरी, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। देखिए, परमाणु हथियारों से संबंधित रिपोर्ट हो गई, किस देश ने कितने परमाणु हथियार खरीदे या आर्म फोर्स के लिए हथियार खरीदे बेचे, किसने बनाए, ये सारी की सारी रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है इससे रिलेटेड वो करती है सिपरी। सिपरी एक स्वीडिश थिंक टैंक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूएनडीपी का काम नहीं है, विश्व आर्थिक मंच का काम नहीं है, यूनिसेफ का काम नहीं है। तो स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में सिपरी, ने हाल ही में दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दुनिया के कई परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया सभी बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार तैनात करने की क्षमता का
प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइलों में और हथियार घुसाना चाह रहे हैं वो। और ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ना, भारत, पाकिस्तान और चीन, ये रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और हाल में चीन के पास पहले से ही है ये सब चीज़ जो कर रहे हैं। ठीक है, कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर टकरा कर उसे नष्ट करे ना करे, ये जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। कुछ गड़बड़ हो गई तो चलिए, तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार, बिल्कुल प्रश्न बनेंगे एग्जाम में सीधे सीधे। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, एक लाइक आप कर सकते हो, जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम को एक सिग्नल जाता है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल जाता है अगर वीडियो लाइक होती है तो। बाकी ये नंबर है, फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर, छोटा सा अमाउंट है। धन्यवाद।